नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। सीधी बात। शाम के 5 बज चुके हैं और सीधी बात में ना कोई लाग लपेट होगा, ना इधर उधर की बात होगी। सीधे सटीक सवाल होंगे और सीधे सटीक जवाब बिना शोर के आपको देने की कोशिश खास मेहमानों के जरिए होगी। और आज सीधी बात में एक ऐसा मुद्दा जिसे पूरा देश एक बार फिर से दहल गया है। कल दिन भर बिहार को लेकर बात हुई। कल दिन भर बिहार से दिल्ली तक जश्न का माहौल रहा क्योंकि बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कराई। लेकिन उसी वक्त रात 11:22 के आसपास श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट होता है। हालांकि ब्लास्ट के बाद जो मंजर था वो ठीक वैसा था जो 10 नवंबर की शाम को हमने देखा था, जब दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले इलाके में पार्किंग एरिया में ब्लास्ट होता है। चारों तरफ बस खून ही खून, लाशें बिखरी हुई, शरीरों के अंग कटे बिखरे पड़े हुए, वो तस्वीरें हमने देखी और एक बार फिर से हम दहल गए, सदमे में आ गए, सनसनी मच गई क्योंकि 5 दिन के अंदर अंदर ये बड़ी घटना एक और हुई। इससे पूरा देश स्तब्ध है। हालांकि बयान सामने आ चुके हैं। जो बयान सामने आए हैं उसे इसमें हादसा बताया गया है कि लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो सुलगते सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट। शुक्रवार की देर रात सीसीटीवी कैमरे में कैद ये उस भयावह ब्लास्ट की तस्वीरें हैं जिसने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एक क्षण के भीतर चारों तरफ बस भीषण आग की लपटें, धुएं का गुबार और धुंध छा गई। घटना में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। ब्लास्ट की खबर फैलने पर कई सवाल खड़े होने लगे। क्या ये ब्लास्ट आतंकी हमला था या कोई दुर्घटना? आइए जान लेते हैं कि ये भयानक ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे। शुक्रवार रात 11:20 पर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें खबरें लिखे जाने तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। श्रीनगर के डीजीपी नलिन प्रभात के मुताबिक 9 और 10 नवंबर को फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटक को नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था। एफएसएल टीम द्वारा बरामदगी के सैंपल को आगे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना था। सैंपल लेने की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से जारी थी, लेकिन उससे पहले ही विस्फोटक की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण उसमें ब्लास्ट हो गया। Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. वहीं डीजीपी के बाद गृह मंत्रालय ने भी नौगाम ब्लास्ट को हादसा बताया है। गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और घटना की गहराई से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
9-10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है तो उधर दूसरी तरफ 29 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो अभी बढ़ सकती है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और जो मंजर था, जो तस्वीरें सामने आई वो ठीक 10 नवंबर की याद को ताज़ा कर देती है, नमक छिड़कने का काम करती है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक आखिर होती कैसे है। लेकिन बात यहां पर जब चूक की हो रही है, बात यहां पर जब लापरवाही की हो रही है, डीजीपी से लेकर गृह मंत्रालय तक का बयान सामने आ चुका है जहां पर इसे हादसा बताया जा रहा है और चूक को स्वीकार किया जा रहा है। सुनिए। प्रत्यर्थ बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। Unfortunately, during this course last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased. देखिए, ये रात को ही खबर निकल गई थी और पहले तो कश्मीर में लोग कंफ्यूज रहे कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ। बट जब बाद में खबर निकली और बड़ी अफसोसजनक खबर थी और बड़ी दुखदाई थी और ये वो घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तो वो ब्लास्ट होते हैं जो माइंस लगाई जाती हैं, मिलिटेंट लगाते हैं, देशद्रोही लोग लगाते हैं। बट ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें। लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए। कुछ देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की गलतियाँ हैं। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने खुद जम्मू एंड कश्मीर में एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट कमांड करी है, तो ये 100% श्योर है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है कभी इस तरह से फटता नहीं है। उसमें कुछ और तत्व भी मिक्स करने पड़ते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, और उसको एक डेटोनेशन वेव की ज़रूरत होती है। यहाँ 2 चीज़ें हुई हैं, या तो उसके साथ कोई लाइव आईडी भी रखी हुई थी जिससे वो उसको चेक करने या खोलने की कोशिश कर रहे थे जिससे ये धमाका हुआ है, या कोई और कारण भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ हुई। भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी,
सर थे, जल्दी ले लो वो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और इन प्रतिक्रियाओं के साथ ही एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से यह धमाका होता है उसके बाद कश्मीर की जो राजनीति है वो भी गर्म है, उसका भी पारा चढ़ चुका है और बहुत सारे सुलगते सवाल है। सिर्फ एक सवाल नहीं, 9 लोगों की मौत हो जाते हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे होता है, यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरा बड़ा सवाल, 25 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, घायलों की संख्या बढ़ रही है। पहले से सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे वो क्यों नहीं किए गए? अगर सैंपलिंग चल रही थी, अगर जांच पड़ताल चल रही थी, तो फिर क्यों जांच पड़ताल में कमी हो गई, चूक हो गई? क्या एक्सपर्ट्स की मौजूदगी वहां पर नहीं थी? इतना बड़ा ब्लास्ट आखिर होता कैसे है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बरामद सैंपल्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था, थाने में उसे रखा जाता है, थाने में ही जांच पड़ताल की जाती है, जबकि वो एक ऐसा इलाका कि आसपास जो लोग थे वहां तक जब धमाका होता है, आसपास के लोगों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचता है और ऐसा लगता है मानो जैसे भूकंप आ गया हो। ये तमाम सुलगते सवाल हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, तो चलिए एक एक कर उनका स्वागत करते हैं और रूबरू कराते हैं हमारे साथ इस चर्चा में। कैप्टन आई सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेकंड हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस डिबेट का चर्चा है हिस्सा है। और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भदौरिया जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और क्लियरली जो स्टेटमेंट आता है वो साफ आता है कि चलिए आप कहते हैं कि हादसा हुआ है और लापरवाही हुई है, उस लापरवाही को स्वीकार किया जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन डोंट यू थिंक कि इससे परे भी कुछ हो सकता है? क्योंकि जो मंजर था, विस्फोटक का जो केमिकल था वो ठीक था, सेम था, मान सकते हैं हम, लेकिन एक ही समय पर इतनी घटनाएं होना, इसके तार आपको नहीं लगता कि इससे बियॉन्ड है? मोनिका, आपका कहना मैं उसको कहीं गलत नहीं मानता हूं। आपका कहना ठीक है कि जो इतना बड़ा धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तो जो अमोनिया नाइट्रोजन है, सत्य है। हमने भी अपने कॉलेज टाइम ये चीजें पढ़ी थी कि अकेला उसका ब्लास्ट नहीं हो सकता, ये सत्य है। उसके साथ दूसरे जो केमिकल्स जो उसमें मिक्स करते हैं, अगर हो सकता है उसके साथ में रखे हो या उसमें पहले से मिलावट करके उसको चेकिंग लैब के लिए तैयार किया गया हो, तो ये जब दोनों नजदीक आते हैं तो जरूर ये ब्लास्ट हो सकता है। बाकी जांच एजेंसियां जो कह रही है, तो हमें उनकी बात के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जांच कर रही है। और सबसे बड़ी जिस पुलिस चौकी या थाना जो भी है उसमें हुआ है नौगांव में, तो नौगांव जिस थाने में जो हुआ है वहां का स्टाफ इस चीज से मना कर रहा है कि ब्लास्ट नहीं हुआ है। और जांच एजेंसियां भी कह रही है कि ये का नतीजा है कि एक साथ ये चीजें रख दी गई हैं। लेकिन जब चीजें रखी गई, इतनी बड़ी गलती हो कैसे जाती है? एक्सपर्ट्स क्या वहां पर मौजूद नहीं थे? एक्सपर्ट्स की निगरानी में क्या जांच पड़ताल नहीं की जा रही थी? इतनी बड़ी चूक कि लोगों की जानें चली गई। कल तक जिनके सीने में दिल धड़क रहा था, आज वो लाशें बन चुके हैं और उन लाशों के जो हिस्से हैं शरीर के, वो भी अलग अलग जगहों पर है, बिखरे पड़े हैं। नहीं, ये मोनिका बिल्कुल है, जहां ब्लास्ट होगा वहां तो फिर आप समझ लीजिए कि डेड बॉडी तो टुकड़ों में ही होती है। ये तो कोई, इसमें तो कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है, ये सत्य है। मगर ये भी सत्य है कि ये इतनी बड़ी जो है ना, अगर चूक हुई है तो इस चूक का कारण क्या है? या तो ये जिस तरह से जो मैंने बताया कि अगर ये कहीं लैब टेस्ट के लिए इन्होंने रखा है, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि होता है पुलिस में अक्सर बहुत सी कमियां होती है, तो जांच एजेंसियां इसमें कमियां होती हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं कि कमियां होती हैं और कमी हुई है, लेकिन इससे जुड़े भी क्या इसके तार है? आगे बढ़कर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देश की सुरक्षा का सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास। एक फटाफट से क्विक रिएक्शन हम डॉक्टर राम पांडे जी से भी ले लेते हैं, फिर मैं डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी से इस बात की चर्चा डिटेल में जरूर करना चाहूंगी। राम पांडे जी, आपका टेक इस पर क्या है? क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर है जो इतना बड़ा हादसा श्रीनगर में होता है? हाँ, सारे कारण तो हैं, लापरवाही है, सिक्योरिटी फेलियर है, और जो एक्सपर्ट हैं उनके पास साधन संसाधनों की कमी है,
एक्सपर्ट टीम की कमी है। यदि एक्सपर्ट टीम एक्सपर्ट होती तो फिर ये हादसा ही क्या होता। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की कमी है। और हम ये जो नलिन प्रभात जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हैं, हो सकता है कि इनका लक खराब हो। ये जहां रहते हैं वहां बड़े बम ब्लास्ट होते हैं। ये दंतेवाड़ा में थे, 50-60 लोग मर गए थे। पुलवामा में जब ये अधिकारी थे तब पुलवामा में हमें पता है चला 40-50 लोग मर गए थे। बीजापुर में भी हुआ था इनके सामने, पहलगांव में भी हुआ था, अब ये हो गया। तो पता नहीं नलिन प्रभात जी के साथ ऐसा क्या मामला जुड़ा हुआ है कि जहां जहां ये रहते हैं इनके साथ सिक्योरिटी फेलियर संयोगवश यानी कि इसके पीछे कहा जा सकता है आपकी नजर में? सारे फेलुअर हैं। बीजेपी का दिमाग तो देश में नफरत फैलाने पर लगा हुआ है और उसी के ये परिणाम हम देख रहे हैं। ये सब बीजेपी, आतंकवाद बढ़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, आतंकवाद खत्म होगा तो बीजेपी को फायदा अब होगा। आतंकवाद खत्म को अगर होगा। आप राजनीति से जोड़ दे तो ये गलत बात होगी कि आतंकवाद अगर बढ़ रहा है, लोगों की जाने जा रही है और इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जाने जाती है। कम से कम इस चीज पर तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, 11 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में, 10 तारीख को बम ब्लास्ट होता है, तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? पुलवामा के बाद तुरंत वोटिंग होती है, पुलवामा में हमारे लोग तो क्या आप शहीद हो इसमें ये जाते कह रहे हैं, हैं इसमें तो क्या पॉलिटिकल घटना नहीं पार्टी बताई की जानी गलती है? चाहिए? मैं इसमें बीजेपी तो कह ही नहीं रही हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। आप आतंकवाद को पॉलिटिकल पार्टी से अगर लिंक करते हैं तो यहाँ पर लोगों की जाने जाती हैं। क्या जानबूझ के ये किया जाता है? क्या इसके पीछे टेरर नहीं, उस दुश्मन देश का हाथ नहीं जो हमारे देश का माहौल खराब करने की हर वक्त हर पल नापाक साजिश रचता है? क्योंकि जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ था, ये साफ सीधे तौर पर निकलकर सामने आया। फिर भी पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे नेता क्यों जाते हैं पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए, जो जैसे मोहब्बत के सर्वे सर्वा हैं? क्यों जाते हैं? क्यों अटल जी मिलने गए उनसे? क्यों मोदी जी उनसे मिलने गए जब वो लोग इतने खतरनाक और खराब लोग हैं? क्यों तालिबानी आतंकवादी को भी हिंदुस्तान बुलाया? भदौरिया जी सारे कुछ कहना चाह कारनामे रहे तो गलत हैं। है। एक हाथ आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से जब भी जवाब नहीं मिला तो उसके बाद हमने किस तरीके से जवाब दिया वो भी हमने देखा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भदौरिया जी से क्विक रिएक्शन इसका, देन मैं भूषण दीवान जी आपके पास आ रही हूँ। भदौरिया जी, मोनिका, कांग्रेस की सोच ही आतंकवादियों को समर्थन देना, पाकिस्तान को समर्थन करना, ये कांग्रेस की सोच बन चुकी है। इसलिए ये हर जगह आतंकवाद की बात करते हैं। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अभी तक ज्यादा से ज्यादा जितने उसके गुनहगार थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और भी उसकी जांच चल रही है, बचेगा कोई नहीं। मगर इनकी सोच हरदम। भदौरिया जी, मैं आपको भी कहूंगी, पांडे जी मैं आपको भी कहूंगी कि ये शर्म की बात है और ये बहुत दुख की बात है कि जब आम जनता की जान जाती है। अगर मैं आज अपने घर से बाहर निकल रही हूं ना तो क्या मैं सुरक्षित हूं? एक बड़ा सवाल मैं ये सोचती हूं। और आप लोग एक दूसरे पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करते हैं। जब आतंकवाद जैसे मुद्दे आ जाते हैं तो ये बहुत दुखद बात है कि हमारी राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में ही सीधी बात होगी और ये सीधी बात ही है कि ये दुखद है और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की, विचार विमर्श करने की जरूरत है। दीवान साहब का रुख करती हूँ, फिर मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगी। दीवान साहब, राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति से इतर आम लोगों की जाने जा रही हैं। आतंकवाद इस तरह अपने पांव पसारता जा रहा है, चाहे आप दिल्ली ब्लास्ट की घटना को देख लीजिए या फिर श्रीनगर में जो होता है आप उसे देख लीजिए। सिक्योरिटी फेलियर है क्या ये एक बड़ा? दीवान साहब, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए पहले उसे ताकि हम आपको सुन पाए। दीवान साहब की ऑडियो नहीं क्लियर आ पा रही है और मेरी टीम उनसे कोऑर्डिनेट कर रही है, तो हम दीवान साहब के पास लौटेंगे वापस से। भदौरिया जी और पांडे जी का मैं रुख करूंगी। भदौरिया साहब, यही मैं कह रही थी कि सिक्योरिटी फेलियर है और इसको आप आतंकवाद को, जो सिक्योरिटी इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए वहां आप पार्टियों पर ले आते हैं, तो ये शर्म की बात है। कम से कम यहाँ पर तो राजनीति और आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। निश्चित तौर पर मोनिका, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसे मुद्दों पे, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, इनके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। मगर कांग्रेस की सोच टोटली यही है। आपने देखा कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके हमने 24 आवर्स तो जब बीते हैं जब ज्यादा से ज्यादा उसके गुनहगारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनको सबको, उनसे पूछताछ एजेंसियां कर रही हैं, मगर इनको वहां भी राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी यही किया है। जितने साल इन्होंने शासन किया है कांग्रेस ने,
इसी तरह से इन्होंने राजनीति करी, इसी तरह से ये सत्ता में चुनाव लड़ते रहे, हेरा फेरी करके कहीं कुछ कहीं, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्यों जाते। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मैं आपको मोनिका बताना चाहूंगा कि इनके नेता मणिशंकर अय्यर मंत्री थे, कोई मामूली नेता नहीं थे। वो पाकिस्तान में जाके क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। यानी घूम और फिर के बोले हम राजनीति बीजेपी की पर आ गए हैं पांडे जी, घूम फिर कर हम राजनीति पर आ गए हैं और वापस से वही पुरानी बातें, कौन कहा गया, कौन क्या किया, किसने क्या किया, हम वही राग अलापना शुरू कर गए। लेकिन पांडे जी, आपको ये नहीं लगता कि व्हाइट कॉलर टेरर जो हमने देखा अभी बीते दिनों, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, हम लोगों के बीच, आपके हमारे बीच, और इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तो क्या आपको एक पल के लिए ये नहीं लगता कि कोई इनसाइडर ऐसा हो सकता है उस पुलिस थाने में, एक मिनट के लिए अगर हम इससे इतर सोचने की कोशिश करें कि उसकी वजह से हो सकता है कहीं पर जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया और हम सोच रहे हैं कि हादसा हुआ, लापरवाही हुई? जब पुलवामा जैसा हो सकता है, सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उस समय राज्यपाल थे कश्मीर के। उन्होंने कहा था कि जब हमारे जो सेना के जो जवान जो सेना के ट्रक में आ रहे थे, तो इंटेलिजेंस ने बताया था कि इनको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाए, इनको ट्रक से ना ले जाया जाए। लेकिन सतपाल मलिक जी ने ऊपर कहा, उनकी बात नहीं सुनी गई और ट्रक से ले जाया गया, बम ब्लास्ट हो गया। सतपाल मलिक ने सीधे सीधे से कहा कि ये राजनीति के कारण इन जवानों की हत्या हुई है। अब देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, IAS भदौरिया जी बीजेपी से हैं। हम लोग आएंगे तो अब आप कहें कि राजनीति की बात ना हो, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। बात कीजिए, मैं मना नहीं कर रही कि आप उनकी बात नहीं कीजिए जी, मैं सुन रही हूँ, सुनिए, मैं ताकि आप आगे बात कर पाए, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि उनकी बात मत कीजिए। मैं ये तो कह रही हूँ कि क्या हम उन एंगल्स पर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि लापरवाही से इतर भी हो सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, या आम जनमानस की सुरक्षा का सवाल है। कश्मीर में रह रहा व्यक्ति, घर से बाहर निकल रहा व्यक्ति, वो क्या खुद को सिक्योर फील करेगा? जी, अब बताइए, मुंबई हमला कितना बड़ा था? उससे बड़े हमले तो बहुत कम हुए हैं। जिस दिन हमला हुआ था, लोग मर रहे थे, हमारी सेना आतंकवादियों से लड़ रही थी। उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये सरकार का फेल्यूर है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना राजनीति की क्या होगी जो नरेंद्र मोदी जी ने उस समय की थी। और देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था। क्यों नहीं आज के गृह मंत्री, इतनी रोज घटनाएं हो रही हैं, इस्तीफा दे रहे हैं? एक तरफ तो ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सिंदूर चल रहा है। पांडे जी की बात का क्विक रिएक्शन, फिर मैं दीवान साहब के पास जाऊंगी, उनकी ऑडियो क्लियर हो चुकी है। देखिए मोनिका, इन्होंने जो बंबई घटना की बात करी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने चलो इसकी याद दिला दी। हमने जो कहा था सही कहा था। जब इन्हें मालूम था कि बंबई घटना इतनी बड़ी है और इस घटना के पीछे टोटल पाकिस्तान का हाथ है, फिर इन्हें जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को मगन नहीं दिया इन्होंने। हमारे इतने लोग मर गए, उसमें कम से कम 175 लोग खत्म हुए थे बंबई वाली घटना। मैं बहुत माफी चाहूंगी भदौरे जी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि मैं दीवान साहब का भी रुख करना चाहती हूँ, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। दीवान साहब, क्या आपको लगता है एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है और आम जनमानस जो कश्मीर का है या फिर हिंदुस्तान का जो आम जनमानस है, वो कैसे खुद को सिक्योर फील करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा? मोनिका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इतनी बड़ी चूक माफ करने लायक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते अभी तक ये चूक है। हालांकि प्रभात साहब तो कह रहे हैं बार बार, और या कोई खुराफात है, वो तो बात बताई जाएगी। पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये मैं समझता हूँ इस राउंड क्या है, जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, यस, जो हमास कहता है जूस को जीने का हक नहीं, ये वही मानसिकता यहाँ पे है। अब डॉक्टर्स लोग, मुझे सलमान रुश्दी की किताब याद आती है, दर्शकों सुना होगा, उनके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया गया था। कहते हैं कितना भी पढ़ जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बड़े अफसर बन जाएं, पर मन में ही रहता है वही मानसिकता कि हमारा जैसे ज्यूज को जीने का हक नहीं, वही मानसिकता यहाँ चल रही है। और ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कार्यपालिका, आर्मी, विधायिका, न्यायपालिका अपना काम करेगी। मोनिका जी, आपका मेरा कर्तव्य ये है
कि हम हर जगह पुलिस आर्मी नहीं पहुंच सकती, और ये आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, इसको टीवी पे कवर कर रही हैं, पर ये क्या है आप देखिए, ये जो आए पकड़े गए हैं, हमारा तंत्र ऐसा है, इसको 10-12 साल लग जाएंगे, इनको पनिशमेंट मिलेगी। पर इस तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है और इस तंत्र में सुधार भी लाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं बार बार हो ही ना। सिक्योरिटी क्यों पहले से नहीं बढ़ाई जाती है और इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि 10 लोगों की मौत हो जाती है। बड़ा आंकड़ा है ये। 10 परिवार बिखर गए, घर का सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, पूरा परिवार बिखर जाता है। दीवान साहब, एक बड़ा सवाल मैं आपको बाकायदा डेट के साथ बताऊंगी। अक्टूबर में एक डॉक्टर गिरफ्तार होता है, आदिल अहमद राठौर। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और बाहरी लोगों पर हमले की चेतावनी के पोस्टर जारी होते हैं। ये पोस्टर लगाते वक्त वो पकड़ा जाता है और उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी होती है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है और 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट होता है और उसके बाद ठीक 14 तारीख को यहाँ पर श्रीनगर में बड़ा हादसा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि फरीदाबाद, दिल्ली, नौगाम, ये तीनों के जो तार हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि चेतावनी तो पहले भी दे दी गई थी। बेशक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अरेस्ट हुई हैं तो झटके में और दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया गया है, जो होने वाला नहीं था। लोग पकड़े जा रहे थे। पर मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, ये जब इतने पढ़े लिखे लोग इस लाइन में आ रहे हैं, फ्री राशन, एजुकेशन, फैसिलिटीज, घर बनवाना, ये सब ले रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। और सभी के नाम अगर आप देखें तो कौन सी कौम दर्शाता है और कश्मीर के कनेक्शन दिखाता है, क्यों दिखाता है? आपको लगता है पुलवामा हुआ, जिसके बाद हमने पहलगाम हुआ, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो टेररिस्ट आए थे, आपको लगता है बिना शय दिए हुए वो सफल हो सकते थे? सवाल ही नहीं। कुछ साल पहले पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट बनाई गई थी कि भारत के अंदर 5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। 71 की लड़ाई में मैंने भाग लिया है, मेरे को सौभाग्य मिला है। और उसके बाद आज देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और हर तरफ से हम गिर रहे हैं इन चीजों से। और अभी वो जो 5 करोड़ था, आज तो 10 करोड़ हो चुका है। और बुरा ना माने, हर पार्टी वोट बैंक बनाने के चक्कर में वहां उनको बसा रही है, को शय दे रही है। आप तो देखिए जम्मू के अंदर रोहिंग्या कहां से कहां पहुंच गए, उनको बिठाया गया। और मैं सुन रहा हूं, कल मैं एक टीवी चैनल पे था तो एक साहब कह रहे थे, मोहम्मद रसूल साहब कुछ कह रहे थे, ये तो फेलियर गवर्नमेंट का है, ये क्या मान सकता है? देखिए जब समझो एक सड़क पे एक शहर में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं तो पुलिस तो काम करेगी। पर एनालिसिस किया जाता है कि क्यों हो रहा है। जब क्यों हो रहा है तो देखने के लिए पता लग रहा है क्यों हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रही है और कौन कर रहा है, और उनको जड़ पे रोकने की जरूरत है। आंख बंद कर कह देना कि गवर्नमेंट की मिस्टेक है, बहुत गलत विचार है ये। अभी आप देखिए हमारे यूथ हैं, अगर ड्रग्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? या तो नौकरियां नहीं है, एग्जाम्पल है, सच्चाई नहीं है, या उनके पास फ्री एक्सेस टू मोबाइल है, तो एनालाइज करना पड़ता है। और आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटीज, मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूं, आप भी जानती हैं मोनिका जी, अगर आपको भी नौकरी दी, आपके एम्प्लॉयर्स ने आपका बैकग्राउंड चेक किया होगा। वो डॉक्टर जो मेन टेररिस्ट है, डॉक्टर जो कश्मीर में मनोज सिन्हा और या फिर ये आपके हमारे बीच कुछ रहे इस तरह से रह रहे हैं किन पर शक करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर ये पोस्टर सामने नहीं आते, पोस्टर के से खुलासा नहीं होता, तो इतने बड़े नेटवर्क का कैसे पता चलता कि ये प्रोफेशनल्स आपके हमारे बीच रहकर इस देश को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे हैं। भदौरिया साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। लगता है आपको कि अब जिस तरीके से दीवान साहब ने भी बताया, इस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत इतनी बड़ी आ चुकी है कि गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल में आप हैं, गवर्नमेंट आपकी है, एक बड़ी योजना बनाने की जरूरत है ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके, जो देश की आम जनता है वो सिक्योर महसूस हो। बैक टू बैक अगर इस तरह के हादसे होंगे तो कैसे हम सिक्योर फील करेंगे? निश्चित तौर पर मोनिका, हमारी सरकार इस चीज के ऊपर बहुत एक अपनी प्लानिंग के तहत कार्य कर रही है।
और आपने देखा होगा कि जो भी घटना घटती है तुरंत हम उसका या तो तुरंत उसका रिप्लाई दे देते हैं पाकिस्तान को, और जो भी उसके आरोपी है उन्हें हम बख्शते नहीं है, जहां भी हो वहां से खोज के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। मगर ये जो बढ़ावा जो मिला है, ये सत्य है कि पूर्व की सरकारों ने इन्हें रातों दिन बढ़ा के, आप बताओ कि 2004 से लेके 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1000 आतंकी घटनाएं हुई, 1000, और 1000 घटनाओं में इन्होंने एक का भी पाकिस्तान को घुस के जवाब नहीं दिया। मगर हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, हमने तुरंत एयर अटैक किया। हमारे यहाँ उड़ी सेक्टर हुआ, हमने उड़ी का उनके यहाँ घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया। और हमारे यहाँ अभी जो पहलगाम हुआ, हमने पाकिस्तान का क्या हाल बनाया। तो अब जो श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ, इसमें ये कहा गया, अब जो श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ, नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ, इसमें ये कहा गया चूक है, लापरवाही है, गलती हो गई, एक्सपर्ट्स नहीं थे। अब क्या इसमें जांच पड़ताल का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा या फाइल क्लोज्ड? क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है। अब का बताइए। देखिए मोनिका जी, ये पुलिस का स्टेटमेंट है, इससे ये नहीं हो जाता कि जांच बंद हो जाए। जांच एजेंसियां काफी तरह की हैं, बहुत सी एजेंसियां वो जांच करेंगी। ये तो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, ये सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। सरकार की तरफ से जितनी एजेंसियां हैं बिल्कुल इसका एक निकालेंगे कि ये ब्लास्ट कैसा था, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो ना तो जांच एजेंसियों ने अपना काम बंद कर दिया है और ना ही सरकार ने इसको कह दिया है कि इस पे जांच। जिस तरह से डॉक्टर्स प्रोफेशनल बनकर आतंकवाद की घटना, आतंकी इंसाइडर हो रहा है, जो प्रोफेशनल बनकर या पुलिसकर्मी बनकर या कोई एक्सपर्ट बनकर उस ग्रुप में हो, वहां पर हो, साथ हो, और जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या आपको 1% भी लगता है ताकि जांच का जो दायरा है वो इस दिशा में भी आगे बढ़ाया जा सके? देखिए उनका बहुत अच्छी बात आपको बता दूंगा कि जब तक वहां जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन था, घटनाओं पे एक तरह से बिल्कुल विराम लग गया था। कोई छुटपुट घटना छोड़ दो, बाकी विराम लग गया था। मगर सबने कहा कि चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट भी कूद के आ गया कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जब से चुनाव हुए तब से श्रीनगर में दोबारा फिर घटनाएं शुरू हो गई। चुनाव होंगे ना सर, ये तो है नहीं ना कि चुनाव ही नहीं होंगे। जनता को कोई अधिकार ही नहीं है अपने मुद्दे रखने का, सरकार चुनने का, अपनी बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तरसों नहीं करेंगे, कभी तो जीवन में करेंगे ना। नहीं तो ये तो जिम्मेदारी बनती है ना, ये जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लिया जाए, चारों दिशाओं से इतना मजबूत कर लिया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अधिकार है उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह जीने का, उन्हें भी अधिकार है बिहार के लोगों की तरह जीने का, उन्हें भी अधिकार है बंगाल के लोगों की तरह जीने का। सीधी बात है। निश्चित तौर पे बिल्कुल मोनिका आप जो कह रही कि सबको सेम अधिकार है, सबके जो है ना सेम जो भी है। कुल मिला के ये है कि उसके लिए माहौल तो उस तरह का तैयार होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो खास करके कश्मीर की, जम्मू की बात मैं नहीं करूंगा, कश्मीर की जो लोगों की मानसिकता है आज भी, जबकि इतना वहां सुधार हो चुका है, इतने विकास कार्य हो चुके, मेरी भी सर्विस ज्यादा से ज्यादा, वो अच्छी बात है, विकास कार्य हुए हैं, वो अच्छी बात है, वो आपका काम है, सराहनीय है, और उसकी जब जब तारीफ की जाए कम है। आप और हम सभी तारीफ करते हैं, आम जनमानस भी तारीफ करता है। जब मुद्दे की बात आती है तो हम भी कहते हैं कि अच्छी बात है कि वहां पर विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जब मुद्दा है उस मुद्दे में ये कि वाकई में इस दिशा में भी काम करने की और ज्यादा जरूरत है। मैं पांडे साहब का भी रुख कर लूं। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। लगता है आपको कि दिल्ली, फरीदाबाद, नौगाम, तीनों का कहीं ना कहीं एक कॉमन कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन है या नहीं है वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन भदौरिया जी कह रहे हैं कि फरीदाबाद मतलब हरियाणा और दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि वहां भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं और वहां भी विस्फोटक निकल रहे हैं जैसे कश्मीर में निकल रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में सरकार है, चुनी हुई सरकार है, इसलिए बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब दिल्ली में भी चुनी हुई सरकार है, वहां भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हरियाणा में भी वहां विस्फोटक निकल रहे हैं। तो इनके हिसाब से तो तीनों जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। और देखिए, आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों को पकड़ती है, उनको फांसी देती है, चाहे कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है आतंकवादियों को छोड़ देती है, यहां तक कि कंधार तक छोड़ने गई थी। और जिन आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा था, वीपी सिंह के साथ में भी इनकी मिलकर सरकार थी, तब भी इन्होंने आतंकवादियों को जेल से निकालकर, खूंखार आतंकवादी
पाकिस्तान के आतंकवादी लिस्ट दे रहे हैं कि ये आतंकवादी चाहिए, जेल से छोड़िए। फिर अटल जी की सरकार थी, फिर उन्होंने पाकिस्तान से लिस्ट आई आतंकवादियों की कि ये आतंकवादी है, जेल से छोड़िए। और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों से को जेल से छोड़ा, यहां तक कि अफगानिस्तान कांधार तक छोड़ने गए। और आज हमारे देश में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, तो वही सरगना है, वही कैप्टन है, वही कमांडर है, जो अजहर मसूद वगैरह जो इन्होंने छोड़े थे, जो आज देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर अभी कितने लोग पकड़े गए? 20 ज्यादा से ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 20% हमारे देश के लोग आतंकवादी हैं, 20% हमारे देश के लोग देशद्रोही हैं। बात कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और डोंट यू थिंक ये एक बहुत बड़ा खतरा है? हम भी अगर कश्मीर जाते हैं तो हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा है, सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। और इसका जीता जाता नमूना हमने पहलगाम में जो हुआ वो हमने देखा कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और पूरे देश के लोगों को एक बड़ा खतरा है। जे कश्मीर की समस्या ही उत्पन्न हुई थी जब बीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, तभी कश्मीरियों को वहां से भगाया गया था। तभी सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई थी जब बीजेपी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था। आज तक बोला गया कश्मीरी पंडितों को हजारों करोड़ दिए गए, ये कर दिया, वो कर दिया गया। 1000 कश्मीरियों की भी वहां वापसी नहीं हुई है। बोला गया धारा 370 हटा दी, आतंकवाद खत्म हो गया। बोला गया नोटबंदी कर दी, आतंकवाद खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री तो कहते हैं सीमाएं सुरक्षित है तो आतंकवादी अंदर आ नहीं सकते। इस बात को हम देख भी रहे हैं। आतंकवाद हुआ, मैं सीधे कह रही हूँ, आतंकवाद हुआ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। लेकिन आप ये भी देखिए, जहां कश्मीर में सड़कों पर पत्थर चला करते थे, वो बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। वो सड़कों पर ऐसे ही घूमा करते थे, मारकाट होती थी, खून खराबा होता था। आज उस कश्मीर की तस्वीर कई हद तक बदली है। वही तो कह रहा हूँ, पहले पत्थर फेंकते थे, अब बम चल रहे हैं। जो पत्थर कश्मीर में फेंकते थे वो अब दिल्ली में बम फूट रहे हैं। अभी आपके चैनल पे देख रहे हैं कश्मीर में बम फूट रहे हैं। तो पत्थर से ज्यादा नुकसान होता है, वही तो मुद्दा है ना सर, बम फूट रहे हैं, वही तो मुद्दा है। इसीलिए तो चर्चा करने आज हम बैठे हैं ना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और हम ये कह दे रहे हैं कि लापरवाही है, चूक है, रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं जिनके नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो नेता चले गए थे, वो नेता पाकिस्तान से आ गए थे, आतंकवादी को हमने ये किया था। लेकिन अभी की जो घटना है इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। दीवान साहब का भी मैं रुख करूंगी। दीवान साहब, ये नेटवर्क तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स का ये नेटवर्क तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि इसके साथ ही ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस टेररिज्म का नेटवर्क, इससे भी खत्म करना जरूरी है। पर ये खत्म होगा कैसे? मैं अगर कल कश्मीर जाती हूं तो मैं डर रही हूं, मैं कश्मीर जाऊं कि नहीं जाऊं? आप मोनिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो स्लीपर सेल्स हैं और रेडिकलाइज करने के जो सोर्सेज हैं, उन पे एक्शन लिया जाए बहुत, और टाइम बाउंड तरीके से। आप देखिए, ये हमारे जो केस है, किसी को डिपोर्ट करना हो, इलीगल इमिग्रेंट को, कितने साल केस चलता है। और उधर ट्रंप ने क्या किया, हमारे इलीगल इमिग्रेंट जो थे वहां पे, पंजाबी भी थे, गुजराती भी थे, उनको अमृतसर भेज दिया मिलिट्री प्लेन में हथकड़ियां लगा के। और हम एक्शन लेते नहीं स्ट्रांग, हम खाली बातें ही करते रह जाते हैं। और सेम मैं चीज कह रहा हूँ, हमारा जो तंत्र है और पुलिस, देखिए पुलिस का कितना भारी काम है, इतना ओवरलोडेड है। वो वीआईपी सिक्योरिटी बंदोबस्त में लगे रहते हैं। उनको ये सिक्योरिटी पे कितना फोकस, आप देखिए पुलिस रिफॉर्म्स 50-60 साल से होते आ रहे हैं, और कोई पॉलिटिकल कंट्रोल हटाओ, उनको प्रोफेशनल फोर्स बनाओ, वो नहीं बन रही है। तो आइए, मूल चूल पर अगर आप परिवर्तन नहीं लाएंगे हमारे तंत्र में, ये काम होगा नहीं। और देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये अब तो और बढ़ेगा, तो बांग्लादेश की भी एक नया गड्ढा खड़ा हो रहा है। और हर के पास इंटरनेट है, बॉम्ब कैसे बनाना है, सीक्रेट बात कैसे करनी है इंटरनेट पे, ये हर को और लोग सीख रहे हैं। ये अभी ये जो मानसिकता है कि भाई मेरा ही खुदा सबसे बड़ा है, बाकी सब खतरे वाले हैं, ये गलत काम है। ला इला इला वाला जो काम है, ये है, ये मूल पे हम लोग स्पष्टवादी नहीं है, हम बोलते नहीं है। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अभी तो डॉक्टर साहब कितने सारे डॉक्टर का चल आ गया अभी तो ये बॉम्ब ब्लास्ट करने में।
तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 2018 में 2007-18 साल में ब्लास्ट हुआ में बॉम्बे से क्वेश्चन दिया गया, खाली डोजियर दिया गया। और इस टाइप से अगर आप कितना भारी ब्लास्ट, कितना भारी नुकसान किया उन्होंने हमारा, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट और जल्दी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जल्दी से इनको नहीं करेंगे तो और उभरेंगे लोग। और हमने सोर्स को पकड़ने के लिए स्वीपर सेल जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट जो हैं, उनको बाहर निकालना, वोट बैंक ना बनाए, ये हमने करना है। हम यही गलती कहते हैं, उसने गलती की, उस पार्टी ने, इस पार्टी ने। हम सोर्स को देख नहीं रहे हैं, तो जो हमारे पास रेडिकलाइजेशन हो रही है वही सोर्स है। और दूसरी बात, इजराइल को कहते हैं छोटी सी कंट्री, घिरी हुई है, हर नागरिक आधा सोल्जर है एक किस्म से। हम क्या है, हम तो कहते हैं आपका, अरे भाई आग लगी हुई है, कहता हमें क्या भाई, अरे आपके घर लगी हुई है, अरे तुम्हें क्या, ये हमें क्या और तुम्हें क्या, हमें कंसर्न नहीं है। हम अपने बंगले बनाने में, अपनी कुर्सियां बनाने में लगे हैं। एज पर्सन जो आप कह रहे हैं ना, अभी आपने मोनिका कुछ देर पहले कहा था कि कैसे हम उनको चिन्हित करें जो सस्पिशियस काम कर रहा है, इतना भी हम नहीं कर सकते नागरिक के तौर पे। तो हर चीज पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फौज नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगा, आम आदमी ने। हम इजराइल की बात करते हैं, हमें ऐसा क्यों गिरे हुए हम भी उनकी तरह। और इस टाइप की रेडिकल की आबादी बाहर से, टर्की से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कतार से फंडिंग बढ़ रही है, चैलेंज बुरी तरह बढ़ रहा है हमारे पास। तो नागरिक को इसमें जोड़ना, देखिए मीडिया तो जो है ट्रेनिंग कैंप्स चलाने होंगे, पॉलिसीज में चेंज करना होगा, रिफॉर्म्स में चेंज करना होगा, धरातल पर किया क्या जाए, क्योंकि इसे रोकना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्रैल के महीने में भी कुछ ऐसा होता है और उसके बाद अब देखिए नवंबर के महीने में भी फिर कुछ ऐसा होता है। बार बार इस तरह की घटनाएं, क्या देश इसी तरीके से आतंकवाद से जूझता रहेगा? और इनका प्लान था, जब पुतिन साहब आने वाले दिसंबर में, तब ये बड़ा धमाका करना चाहते थे। तो हड़बड़ी में इन्होंने दिल्ली में कर दिया, क्योंकि प्लान पकड़े गए इनके साथी, नहीं तो ये पूरी इंटरनेशनल बात करने वाले थे। और हमारे अयोध्या और मंदिर, बड़े बड़े संस्थान, उनको टारगेट कर रहे थे। बाबरी का बदला लेने की साजिश रची जा रही थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश है चैनल से कि ये बात पॉलिटिशियन तक सीमित ना हो, समाज में मुहिम चले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं आंख बंद करके मेरे को क्या, तो तुम्हारे घर लग रही आग तो तुम्हें क्या, ये तरीका बंद करें। इजराइल का एग्जांपल तो हम दे देते हैं, बतौलापन में करने को तैयार नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं दीवान सर की बात से? पूछा गया जी, पांडे जी का पहले मैं टेक ले लूं, देन मैं लौटूंगी आपके पास भदौरिया जी। देखिए, उन्होंने दीवान साहब ने कारण सब बता दिए, लेकिन जड़ वो एक बार भी नहीं बता रहे हैं। जड़ क्या है? जैसे उन्होंने बम्बई हमले की बात की, हमने सारे आतंकवादी मार दिए थे, जो बचे थे उनको फांसी दे दी और उनके नाम पड़े हुए इंटरनेट पे सब देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक 5 नाम नहीं बताए कि 5 आतंकवादी कौन से मार दिए हैं। यदि इन्होंने मारे होते तो आज ये आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। और आतंकवाद की जड़ क्या है? अभी इन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भेज दिया। आप बताइए, 5 रोहिंग्याओं के नाम बताइए जो इन्होंने बर्मा भेजे हो, उनको हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर। 5 बांग्लादेशियों के नाम बताइए जो इन्होंने 11 साल में भेजे हो। बल्कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो बांग्लादेशियों को भारत भेजती थी, उनको तो नरेंद्र मोदी 1 साल से बिरयानी खिला रहे हैं। अब बताइए, जो दोषी है, जो प्रधानमंत्री, क्या आपने बिरयानी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक उज्जवल निकम एडवोकेट है वहां के, मुंबई के, जो इस केस को लड़ रहे थे, कसाब वाले केस को। तो उनका एक बार इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने एक नरेटिव बनाने के लिए झूठ बोला था, मैंने कसाब को बिरयानी खाते हुए नहीं देखा। और ये नरेटिव पूरे देश में चला और भारतीय जनता पार्टी के नेता का जिक्र आपने किया है और बहुत अच्छी बात है। ये नैरेटिव जो आप बोल रहे हैं ना, समय कम है, मैं फटाफट से भदौरिया जी का भी टेक ले लूं इस पर। आपको नहीं लगता भदौरिया जी, कहीं ना कहीं चीजें नैरेटिव में भी इर्द गिर्द घूम कर रह जाती है और जो असल मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाता है? अब देखिए, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये नौगांव थाने में ब्लास्ट होता है, हालांकि लापरवाही बेशक कही जा रही है, चूक इसे कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता है, हम पर शक किया जाता है, नैरेटिव सेट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली।
निश्चित तौर पे मोनिका, जो मुद्दा रहता है उस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए जो खास करके हमारे देश में जो अपोजिट जो ताकतें हैं, देश के अपोजिट ताकतें हैं, और उसमें हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, वो आप सब जानते हैं कौन कौन है, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है, आतंकवादियों को छोड़ देती है, आतंकवादियों को हर तरह से सहायता देती है। तो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इनकी वजह से ये सारी चीजें जो ना हमारा देश कहीं ना कहीं परेशान है इस बातों को लेकर। और इस परेशानी को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एकजुट होना होगा, तभी ये जो बड़े नेटवर्क है टेररिज्म के, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लीजिए या रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स की बात कर लीजिए, इन सबके नेटवर्क के तार तभी खत्म होंगे। ये वो सुलगते सवाल जिनका जिक्र हमने इस चर्चा में आज किया, और आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।